हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सोशोलॉजी का पूरा वीडियो जो डाले हुए थे, 3 ही 4 वीडियो डाले थे, लेकिन लगभग एमसीक्यू को क्वेश्चन उससे आ गया। जो बच्चे पढ़े होंगे उसको पता चल गया होगा। और अब ज्योग्राफी की बारी है। ज्योग्राफी में जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ झारखंड बोर्ड में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ाना शुरू किया और इससे बाहर नहीं जाएगा। ये साइंस में भी यही चल रहा है, कॉमर्स में भी यही चल रहा है और आर्ट्स में भी यही चल रहा है। तो हर चैनल पर हम लोग देखिए, जैसे ये झारखंड बोर्ड में नहीं पूछा, हम लोग इसको पढ़ाने वाले भी नहीं, तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको पढ़ाने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग चल रहे हैं, ज्योग्राफी का 2 चैप्टर का वीडियो डाल चुके हैं। जो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ये तीसरे चैप्टर का वीडियो हम लोग देकर आ रहे हैं, चैप्टर 3, और जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। अब यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? अमंग द फॉलोइंग विच कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट हायर देन इंडिया? भारत से हायर तो श्रीलंका का नहीं है। तो भारत बोला है, भारत से उच्च मानव विकास सूचकांक किसका नहीं है? तो श्रीलंका का नहीं है। निम्नलिखित में से, इससे हालांकि क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, देखिए फिर भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री? इसमें से कौन कंट्री? तो इजिप्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट? तो सबसे ज़्यादा नॉर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट है। और अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन पूछा है 2019 में भी, सीबीएसई में पूछा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? बोलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? तो ये है, ये महबूब उल हक हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहली बार दिया था। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो अगर मानव विकास सूचकांक यानी किससे हम मेजर करेंगे कि एक व्यक्ति डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उसके हेल्थ से। अगर हेल्थ अच्छा है तो शिक्षा अच्छा तो, और संसाधन तक पहुँच, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से सभी। मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर आत्मर सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर आत्मर सेन इकोनॉमिक्स थे। विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर आत्मर सेन? याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, आत्मर सेन को नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये किस तरह के? तो ये बताए थे क्षमता उपागम को, कैपेबिलिटी अप्रोच को ये पहली बार बताए थे, कैपेबिलिटी अप्रोच को ये पहली बार बताए थे। इधर देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा तो हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। झारखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इसमें से कौन एरिया नहीं है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज है, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, और उसके बाद लंबा और स्वस्थ जीवन है, शिक्षा है, लेकिन आर्थिक हानि नहीं है। आर्थिक लाभ है, आर्थिक हानि नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक हानि नहीं है। पूछ रहा कौन सा नहीं होगा। आगे नीचे पूछ रहा है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने 1990 में मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया? तो अभी बताए थे, मानव विकास सूचकांक को निर्मित करने वाले कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को दिया। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? किसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाया? तो अभी तो बता चुके, डॉक्टर महबूब उल हक। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने लाया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने लाया था, वही प्रोपाउंडेड है इसके। अब जैसे मानव विकास के कितने स्तंभ होते हैं? तो बोला है कि मानव विकास के कितने स्तंभ है? तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? 4। याद रखिएगा, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ होते हैं जिसके जरिए मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर आत्मर सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो क्षमता उपागम। प्रोफेसर आत्मर सेन जो है वो क्षमता उपागम, इसको बोलते हैं एबिलिटी। और बोलता है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक सबसे पहले 1990 में डिसाइड किया गया था, 1990 में तय किया गया था। तो ये हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। और चलते थोड़ा बड़ा आगे, तो बोल रहा है मानव विकास की परिभाषा दीजिए, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक मानव के जीवन में डेवलपमेंट। तो कैसे बोल रहा है? ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। बोलता है इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट विच इंक्रीजेज द इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में यानी लोगों के जीवन में वृद्धि करता है और उसके जीवन को में सुधार लाता है। सतत पोषणीयता किसे कहते हैं? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? बोलता है समस्त पर्यावरण, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अगर आप करते को ध्यान में रख के करते हैं तो उसको बोलते हैं सतत पोषणीयता। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप विकास कीजिए
लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके बाद भी आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को यूज़ कर सके। अब हम किसी चीज़ को, जैसे पानी को हम पूरा बर्बाद कर रहे हैं, तो पानी बर्बाद करेंगे तो आने वाली पीढ़ी पानी का इस्तेमाल कैसे कर पाएगी। इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जंगल को नहीं काटेंगे, हम पहाड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में ऐसा ना हम कर दें कि भविष्य में किसी तरह की परेशानी लोगों को, हमारे जो है आने वाले जो पीढ़ी है उसको सामना करना पड़े। मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे घटकों से की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए हमारे पास जो है प्रमुख 4 घटक है। समता, इक्वालिटी, सतत पोषणीयता जिसको हम लोग वो भी बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ये 4 फैक्टर है जिसके जरिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वृद्धि एक मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि जो है, जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक है, जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसको बोलते हैं मात्रात्मक, इसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। वृद्धि में हम लोग क्वांटिटी, मात्रा की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं। बोलता है यह धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। वृद्धि जो है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी पॉजिटिव भी बढ़ सकता है और नेगेटिव, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। यह एक समय अवधि में परिवर्तित हो जाती है, ये एक टाइम बीइंग में होता है, जबकि इसमें यह भी एक समय अवधि में परिवर्तित हो जाता है। दोनों टाइम बीइंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रोथ आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे लिखा है मानव विकास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बोलता है कि डॉक्टर हक, महबूब उल हक ने कहा है कि मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव विकास मानव की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाता है, जीवन को बढ़ाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4 में चलते हैं। और चैप्टर 4 है प्राइमरी एक्टिविटी। आपको मालूम है कि प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी जहाँ से कच्चा माल लाया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी जहाँ से कच्चा माल लाया जाता है, जैसे खेती करना प्राइमरी एक्टिविटी है, तो जहाँ से कच्चा माल लाया जाता है वो प्राथमिक क्रिया है। तो चलिए, प्राइमरी एक्टिविटी में बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर जैसे खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स कल्टिवेटेड। कहाँ पे खेती होती है, तो रोपण कृषि में नहीं, रोपण कृषि में तो धान वगैरह होता है। सहकारी कृषि में, सहकारी कृषि में भी अंगूर की खेती जो होती है भूमध्य सागरीय कृषि में होती है। अंगूर की खेती जो है भूमध्य सागरीय कृषि में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल जो है एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे मेन आर्थिक क्रिया क्या है, तो प्राइमरी। गाँव में सबसे ज़्यादा खेती होता है, कच्चा माल लाया जाता है, गाँव में प्राइमरी, और शहरों में सेकेंडरी और टर्सरी। ये शहर में तीनों होता है, शहर में सेकेंडरी भी होता है, टर्सरी भी होता है। रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता था, बोलता है कलेक्टिव फार्मिंग इन रसिया इज कॉल्ड। रसिया में जो कलेक्टिव फार्मिंग होता था उसको सेव खोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेव खोज। रसिया में जो एक साथ कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब होता है सारे लोग मिलकर एक ही साथ खेती करते हैं। हमारे भारत में भी ऐसा आया था, लेकिन भारत में सक्सेस नहीं कर पाया। बोलता है स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है। बोलता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड लदांग। कहाँ पे ऐसा है कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, जैसे एक जगह कुछ यहाँ खेती किए, अगले बार ये वाला खेत यहाँ किए, यहाँ खाली छोड़ दिए, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट को। तो कहाँ पे ऐसा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को लदांग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का फल और सब्जी की जो खेती होती है उसी को ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। हार्टिकल्चर संबंधित है, हार्टिकल्चर इज रिलेटेड होता है, हार्टिकल्चर से रिलेटेड है फल और सब्जी के खेती से, फल और सब्जी के खेती से रिलेटेड है हार्टिकल्चर्स। हार्टिकल्चर्स मतलब फल और सब्जी की खेती करना। अब 2022 में पूछा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है जिसको रोपा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप। इसमें से कौन है जिसको रोपा जाता है, तो बताइए। गेहूँ, मक्का, चावल और चाय। तो चाय है रोपण कृषि। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल। कहाँ पे, तो सहकारी कृषि जो डेनमार्क में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है।
सहकारी कृषि जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ रही है? डेनमार्क में। नीदरलैंड में भी सक्सेस रही है, लेकिन डेनमार्क ठीक है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? इसमें से कौन सा काम गांव के लोग करते हैं? तो प्राइमरी एक्टिविटी गांव के लोग ज़्यादा करते हैं। ये भी 2023 में पूछा है, प्राइमरी एक्टिविटी गांव के लोग ज़्यादा करते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन इक्वेटेरियल रीजन्स? तो किस तरह के खेत वहाँ आर्थिक किया जाता है? तो वहाँ आर, बेट और संग्रहण का कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घास अफ्रीका में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रास लैंड इज लोकेटेड इन अफ्रीका? अफ्रीका में वेल्ड ग्रासलैंड स्थापित है। और ऑस्ट्रेलिया में किस पशु के पालन में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में बोलता है ऑस्ट्रेलिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर रेयरिंग विच एनिमल? तो भेड़ पालन के लिए दुनिया में फेमस है। भेड़ पालन के लिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया में फेमस है। और लास्ट एक, भारत में किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज अ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेड? कहाँ पे सबसे ज़्यादा? तो बोलता है उत्तर पूर्वी भाग जो है वहाँ झूम कृषि सबसे ज़्यादा होती है। अब नीचे लिखा है भूमध्य सागर में कृषि की किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो खट्टे फल की फसलें भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाती है। रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंदर क्या हो? तो रोपण कृषि के अंदर जो है वो चाय उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा चाय उगाया जाता है रोपण कृषि के अंदर। कौन सा घास स्थल अफ्रीका में? तो कौन सा वेल्ड ग्रासलैंड बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में किस पशु का पालन किया जाता है? तो भेड़ का पालन किया जाता है। और किस फल को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाया जाता है? तो भाई अंगूर से किशमिश बनाया जाता है। और विषुवतीय रेखा प्रदेशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है? तो यहाँ पे आखेट और संग्रहण का कार्य सबसे ज़्यादा किया जाता है। आखेट और संग्रहण का कार्य या कृषि का कार्य सबसे ज़्यादा किया जाता है। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोग देख रहे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों का आसान आ रहा था। खनन क्या है? माइनिंग क्या है? तो माइनिंग का मतलब होता है जब हम खुदाई करके ज़मीन के नीचे से कुछ निकालते हैं तो ये माइनिंग कहलाता है। जब हम खुदाई करके ज़मीन के नीचे से कुछ निकालते हैं तो ये माइनिंग कहलाता है। निर्वाह कृषि क्या है? व्हाट इज सब्सटेंस एग्रीकल्चर? निर्वाह कृषि का मतलब जब आप खेती करके सिर्फ खाने भर उपजा रहे हैं, जब आप अपने खेती से हम खाने भर उपजा रहे हैं तो उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह। और हमारे झारखंड में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखिए तो बहुत ज़्यादा पर निर्वाह कृषि होती है, यानी उतना ही उत्पादन करता है जितने में उसके खाने का हो जाए, बेचने के ख्याल से उत्पादन नहीं करता, यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करता है, वाणिज्यिक कृषि नहीं करता, बेचने के ख्याल से खेती नहीं कर रहा, उतना ही उत्पादन कर रहा है जितने में उसका खाने का हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं निर्वाह कृषि। किसी तरह वो अपने जीवन जीने के लिए खेती कर रहा है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी पूछ रहा है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी वह एक्टिविटी जहाँ पे कोई सामान बनाया जाता है, जहाँ सामान बनाया जाता है उसको सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, विनिर्माण का सबसे छोटा इकाई क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो बताइए, छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग सबसे छोटा कुटीर उद्योग होता है, बाकी सब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री। कुटीर उद्योग सबसे छोटा उद्योग है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है? ऐसा उद्योग बताइए जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री? कौन इंडस्ट्री है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है? तो बेसिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो, बेसिक चूँकि आधारभूत इंडस्ट्री है ना, तो बेसिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में रोजगार पाते हैं? बोलता है इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? किस तरह का? तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग रोजगार में आते हैं। निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री? इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन है जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है? तो क्लाइमेट भी है, कच्चा माल भी, ऊर्जा का स्रोत। तो इनमें से सभी। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो गन्ना नहीं है, जूट नहीं है, कपास है। सूती उद्योग जो है उसके लिए कच्चा माल क्या है? कपास है। सूती उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? कपास है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील जो है रीजन्स इज लोकेटेड इन यूक्रेन? यूक्रेन में कौन है? तो क्रीवोई जो है लौह अयस्क के क्षेत्र जो यूक्रेन में है। ये भी है। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द रूर रीजन लोकेटेड? रूर जो है वो जर्मनी में है। ये भी क्वेश्चन पूछा था 2022 में। रूर जो है वो जर्मनी में है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर इज अ फेमस ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? तो मैनचेस्टर जो है कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मैनचेस्टर जो है कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है।
जापान में डेट्राइट किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ द कॉल्ड डेट्राइट इन जापान? जापान में डेट्राइट किसे कहते हैं? तो जापान में नागोया को जो है डेट्राइट कहते हैं। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन चाइना, तो ये है अंगिट्सी बेसिन में। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है या किस देश में है? मिलन इज अ मेजोरिटी सेंटर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन विच कंट्री इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है? मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का मेन जो है इटली में है। टोयोटा कंपनी किस देश की कंपनी है? जापान की कंपनी। टोयोटा मोटर्स, जिसमें मर्सिडीज जो हमारे यहाँ फॉर्चूनर बनाती है, तो टोयोटा मोटर जो है वो जापान की कंपनी है, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है टोयोटा मोटर्स। इससे हम लगता है कि फिर दोबारा आ गया ये दोबारा सेम पेज आ गया है। टोयोटा मोटर्स तक है ना? ये तो टोयोटा मोटर वाला गया, अब यहाँ से आएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक व्यवसाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री? तो कुटीर उद्योग नहीं है, परिवहन नहीं है, कुटीर उद्योग ही है। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है, तो कुटीर उद्योग जो है वो द्वितीयक उद्योग है, ठीक है। ये तृतीयक उद्योग है, ये भी तृतीयक उद्योग है, ये भी, ये तो प्रशासन तृतीयक उद्योग में ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बेसिक इंडस्ट्री? इसमें से कौन बेसिक इंडस्ट्री नहीं है? तो टेलीविज़न इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री नहीं है, टेलीविज़न इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री नहीं है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं शॉर्ट में। तो शॉर्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एक्टिविटी? सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ऐसा काम जहाँ से रॉ मटेरियल से, कच्चा माल से तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है। कच्चा माल को तैयार माल में, रॉ मटेरियल, ये कन्वर्ट होता है किस में? फिनिश गुड्स में। इसको बोल सकते हैं कच्चा माल को तैयार माल में जहाँ बदला जाता है, कच्चा माल को तैयार माल में बदला जाता है, उस इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। कोई दिक्कत है? कोई भी एक लौह खनिज का नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ एनी आयरन। तो हेमेटाइट से आयरन बनता है, तो आयरन का खनिज का नाम हो गया हेमेटाइट। बृहत उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोलता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मशीनरी का यूज़ ज़्यादा होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। बोलता है कि बड़े उद्योगों में मशीन का प्रयोग ज़्यादा होगा और छोटे उद्योगों में लेबर का प्रयोग ज़्यादा होगा। बड़े उद्योगों में मशीन का प्रयोग ज़्यादा होगा, छोटे उद्योगों में लेबर का प्रयोग ज़्यादा होगा। बड़े उद्योगों में ज़्यादा पूंजी लगता है, छोटे उद्योगों में कम पूंजी लगता है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का एग्जाम्पल, तो सब तो कच्चे माल पर आधारित है। तो चीनी का कारखाना, सीमेंट की फैक्ट्री कच्चे माल पर डिपेंड करता है। विश्व में द्वितीय क्रिया का क्या महत्व है? बोलता है कि द्वितीयक गतिविधियों के माध्यम से प्रकृति के से प्राप्त संसाधनों का रूपांतरण करना द्वितीयक क्रिया कहलाता है। यानी जो भी सामान हमारे पास प्रकृति से आता है, यानी कच्चा माल आता है, तो कच्चा माल को बनाने का काम कौन करता है? कच्चा माल अपने आप नहीं बिकेगा, तो उसको बनाने का काम जो है वो कौन करता है? द्वितीयक क्रिया करता है, सेकेंडरी एक्टिविटी करता है। लिखा है विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के किन्हीं दो उपक्षेत्रों के नाम बताइए। नेम एनी टू सब सेक्टर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो याद रखना हस्तकरघा और दूसरा शक्ति करघा। किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताइए। नेम एनी वन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो राउरकेला में इस्पात कारखाना है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, राउरकेला उड़ीसा में हुई थी। और अब भारत में टाटा का नाम ले सकते हैं आप। टाटा भी हमारे यहाँ जो है वो स्टील कंपनी, हमारे यहाँ टाटा भी हमारे यहाँ क्या है? स्टील कंपनी। याद रखिएगा टाटा भी हमारे यहाँ स्टील कंपनी है। तो ये हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर से, तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 चैप्टर का ये हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। चूँकि एक बात और हम आपको बता दें कि आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन सोशोलॉजी में पूछा हुआ था उससे ज़्यादा बेहतर इसमें जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन जैक में आया हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों का जैसा प्यार रहेगा, जैसा कमेंट रहेगा, अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग इसके आगे का वीडियो रिकॉर्ड करके आएंगे, पूरा कंप्लीट आपका वीडियो कर देंगे। पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ के जाइएगा, बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग।